भी कर लिया है? नो मैम। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 9 जो है इसमें आप इंटीग्रल फाइंड कर लेते हो वैसे ही जैसे सेकंड फंडामेंटल थ्योरम बताता है, लेकिन ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इसको सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करना पड़ता है। आवाज नहीं आ रही। To start we note that this calculation must be wrong because the answer is negative. आंसर जो है वो नेगेटिव है और हमें जो इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी है वो ये बताती है, सिक्स प्रॉपर्टी की पता नहीं कौन सी है, प्रॉपर्टी 6 है कि अगर फंक्शन किसी स्पेसिफिक इंटरवल के ऊपर ग्रेटर देन 0 हो तो उसका इंटीग्रल भी ग्रेटर देन 0 होता है। ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने? यस मैम, पढ़ी थी। यस मैम, पढ़ी थी। तो हमारा फंक्शन वो ये बता रहे हैं कि जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन 0 है अपने स्पेसिफिक इंटरवल पे, लेकिन जब हम उसकी इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं तो वो नेगेटिव आ जाती है। इट मींस कि ये हमारी उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं करते। अगर ये सेटिस्फाइड नहीं करते तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो इंटीग्रल है वो एग्जिस्ट नहीं करता इसके ऊपर। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशंस एज इनवर्स प्रोसेस, डेफिनेट ये हमें स्टार्ट में ही बता दिया गया था कि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस 2 है ये बेसिकली डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के दरमियान इनवर्स या इन अदर वर्ड जिसको हम रिवर्स का नाम भी देते हैं, ये इनवर्स रिलेशनशिप जो है उसको डिफाइन करता है। सो बिकॉज इफ वी टेकिंग द एंटी डेरिवेटिव और उस एंटी डेरिवेटिव का अगर आप डेरिवेटिव लेते हो तो आप दोबारा से ओरिजिनल फंक्शन की तरफ मूव कर जाते हो। सो वी कैन से दैट दीज आर बेसिकली द इनवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के दोनों पार्ट्स को कंबाइन करके जो है वो डिफाइन कर दिया गया है। ये भी आपके पास फर्स्ट पार्ट जो है उसको रिप्रेजेंट करता है और ये सेकंड पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये बता दिया गया है कि जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है उनको आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एफ की जगह आप एफ प्राइम मेंशन कर सकते हैं क्योंकि एफ प्राइम एफ के ही इक्वल होता है जैसा कि आपको यहाँ पे गिवन दिया हुआ है। तो दोनों तरह से रिप्रेजेंटेशन गिवन दी हो तो एक ही मीनिंग बनता है कि हम सेकंड पार्ट जो है कैलकुलस का उसको डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर आपने 2 करना है, क्वेश्चन नंबर आपने 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 5 करना है, क्वेश्चन नंबर 7, 9, 11 करना है, क्वेश्चन नंबर आपने 13 करना है, क्वेश्चन नंबर 17 करना है, क्वेश्चन नंबर आपने 31, 33, 35, 37 करना है, क्वेश्चन नंबर आपने 51 और 49 करना है, क्वेश्चन नंबर आपने 53 करना है, क्वेश्चन नंबर 55, 57 करना है, क्वेश्चन नंबर आपने 59, 61 करना है और आपने बस यही तक कीजिएगा। ओके? यस मैम। यस मैम। ओके मैम। उसके बाद टॉपिक 5.4 है इंडेफिनिट इंटीग्रल्स एंड द नेट चेंज थ्योरम। इंडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनिट इंटीग्रल का सेम मेथड है, सेम मैनर है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि जो डेफिनिट इंटीग्रल है वो डेफिनिट नंबर को रिप्रेजेंट करता है और जो इनडेफिनिट इंटीग्रल है ये पूरे फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सो हम देखते हैं कि both parts of the fundamental theorem establish connections between antiderivatives and definite integrals. Fundamental theorem के जो दोनों parts थे वो connection देते थे किसमें? antiderivatives में और definite integrals में। Part 1 says that if f is continuous then the integral is antiderivative of f. पार्ट 1 बताता था कि अगर f कॉन्टिन्यूस है किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर जो कि हमें यहाँ पे शो कर दिया गया है, देन a to x f of t dt is the antiderivative of f। तो ये इंटीग्रल बेसिकली एक एंटी था f का, क्योंकि इसका डेरिवेटिव लेते थे तो f ही आता था। Part 2 says that a to b f of x ds can be found by evaluating। पार्ट 2 बताता था कि हम अपने इंटीग्रल को इवैल्यूएट कर सकते हैं अगर हम अपर और लोअर लिमिट के ऊपर फंक्शन को डिफाइन कर दें। फिर f इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ f और कैपिटल F जो है वो भी एक एंटी डेरिवेटिव को ही रिप्रेजेंट करता था क्योंकि उसका जब आप डेरिवेटिव लेते थे दोबारा से स्मॉल f आता था। We need a convenient notation for antiderivatives that makes them easy to work with. Because of the relation between antiderivatives and integrals given by the fundamental theorem, the notation
This is traditionally used for an antiderivative of f and is called the indefinite integral. ये नोटेशन जो है ये किसके लिए यूज होती है? एंटी डेरिवेटिव के लिए यूज होती है और ये इनडेफिनिट इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे जो इनडेफिनिट इंटीग्रल आपका रिप्रेजेंट होगा, इस इंडेफिनिट इंटीग्रल को आपने हमेशा जनरल फॉर्म में लेना है क्योंकि ये फैमिली ऑफ फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन जब आप डेफिनेट इंटीग्रल की बात करते हैं तो फिर इसको सिंपल फॉर्म में लेते हैं। ओके, सो इंडेफिनिट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल में डेफिनेशन सेम सी है, लेकिन आपका एंटी डेरिवेटिव जो है वो जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। So we can regard an indefinite integral as represents an entire family of function। जो indefinite integral है ये entire family of function को शो करता है। one antiderivative for each value of the constant c की हर वैल्यू के लिए एक antiderivative। लेकिन जब हम जनरल c देंगे तो इसका मतलब है कि हम family of functions को डिस्कस कर रहे हैं। You should distinguish carefully between definite and indefinite integrals। A definite integral is the number। जो definite integral होता है वो एक नंबर होता है। जब आप a और b को definite कर देते हो, specific कर देते हो, particular कर देते हो तो इसका मतलब होता है कि ये एक नंबर है। Whereas an indefinite integral is the function। जबकि indefinite integral क्या होता है? ये एक function होता है, ये नंबर नहीं है। और फैमिली ऑफ फंक्शंस, या हम इसको कह सकते हैं कि ये फैमिली ऑफ फंक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दो लाइंस का डिफरेंस आपने याद रख लेना है कि जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है ये एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसमें अगर हमने एंटी डेरिवेटिव चूज करना है तो सिंपल एंटी डेरिवेटिव लेना है, और जो इंडेफिनेट इंटीग्रल है ये फैमिली ऑफ फंक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। इसमें हमने जो अपना एंटी डेरिवेटिव चूज करना है वो जनरल एंटी डेरिवेटिव जो है वो चूज करना। क्लियर है स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. ब्रैकेट में लिखी है मैम ये जो ब्रैकेट में लिखी हुई है वन एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट। मैम ये ऊपर है वन एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट c ना। जब c की एक वैल्यू देंगे तो एक एंटी डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरी वैल्यू देंगे तो दूसरा एंटी डेरिवेटिव। ओके मैम। अच्छा जी, आगे सारा काम आपका है क्योंकि ये आपका एफएससी का काम था। 4 को हम डिस्कस करें, इसके बाद 5.5 दोनों सिंपल आ गई हैं। इंडेफिनेट इंटीग्रल्स के फार्मूले आपने याद किए होंगे, बल्कि आपके फिंगर टिप्स में होंगे। नहीं है तो इनको दोबारा याद कर लेना है, ये आपने किए होंगे मेरा ख्याल है। यस मैम। इसके बाद आपने सिर्फ करना क्या है, इनको सिंपल अप्लाई करते जाना है। इंडेफिनेट इंटीग्रल फाइंड आउट करते जाना है। आपको पता है कैसे फाइंड आउट होते हैं, इनके इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। ओके, तो आप एग्जांपल नंबर्स 1 2 3 4 5 कर लेनी है। हो जाएंगे? जी मैम हो जाएंगे। Yes, ma'am. हो जाएंगे। यस मैम हो जाएंगे। आगे एप्लीकेशंस हैं। ये एप्लीकेशंस बेसिकली एप्लीकेशंस को अप्लाई नहीं किया, सिर्फ बता रहे हैं कि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है इसको किस सब्जेक्ट में, किस फील्ड में यूज करते हैं, तो किस तरह से इसकी नोटेशन यूज होती है। जैसा कि अभी हम इसको मैथ सब्जेक्ट के अंदर यूज कर रहे हैं, इसको एज अ फंक्शन ले रहे हैं, और वो फंक्शंस जो है वो हमारे मैथमेटिकल पॉइंट में रियल वर्ल्ड फिनोमेना के साथ कैसे अटैच होते हैं, डिफरेंट कंडीशंस के साथ हम इसको कैसे अटैच करते हैं, ये बताया गया है। अगर हम सिंपल इसको मैथमेटिकल टर्म्स में डिस्कस करें तो हम अपना सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस इसको इस तरह से लिखते हैं, या हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, नेट चेंज थ्योरम आपका बेसिकली अगर हमारा जो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम है इसको हम नेट चेंज थ्योरम का नाम भी देते हैं, क्योंकि हम अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं। हम मैक्सिमम वैल्यू से जो मिनिमम वैल्यू है उसको माइनस कर देते हैं, और दरमियान की वैल्यूज जो है उनको यूज नहीं करते। तो हम जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस 2 है उसको इस तरह से भी रिलेट करते हैं, या इस तरह से भी स्टेट करते हैं नेट चेंज थ्योरम के नाम से, जो कि आपको आगे नजर आ रहा है। ओके, आप तीसरी कंडीशन ये कि अगर फंडामेंटल थ्योरम कैलकुलस
वेलोसिटी या मूविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ रिलेट हो, जैसा कि फिजिक्स के अंदर, तो फिर हम इसको v के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, और अगर ये कंसंट्रेशन हो प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस केमिस्ट्री के अंदर, तो इसको C के साथ रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। अगर मास ऑफ अ रॉड मेजर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड पॉइंट, मास ऑफ रॉड को मेजर करना हो तो हम इसको रो के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन इकोनॉमिक के अंदर इसको डिस्कस करना हो तो हम इसको dN/dt के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसके बाद अगर Cx इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट्स ऑफ कमोडिटी D, जैसा कि दोबारा से ये इकोनॉमिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू है तो इसको हम C के साथ रिप्रेजेंट, ये डिफरेंट बुक्स में ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर फंडामेंटल थ्योरम की रिप्रेजेंटेशंस है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस 2 ही। हमने चूंकि मैथ के अंदर इसको ज्यादा डिस्कस करना है तो हम इसको मूविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ, v के साथ, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट के साथ, या फिर इसको सिंपल फॉर्म में जैसा भी हमने ऊपर डिस्कस किया वैसे ही डिस्कस करेंगे। तो हम जहन में अपने जो रखना है वो दो ही चीजें रखनी है, वेलोसिटी के साथ, या फिर हम इसको सिंपल फॉर्म में जैसे रखते थे वो। ओके, तो ये गिवन है आपके पास एग्जांपल, बहुत इजीली आप इसको कर सकते हैं। ये फार्मूला, ये एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, बेसिकली एंटी डेरिवेटिव वेलोसिटी का क्या है, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये आपको सारा पता है, डेरिवेटिव क्या है, ये फार्मूला आपने यूज करना है इस एग्जांपल के अंदर, और यूज करते हुए अपना कंडीशंस जो है अपने फाइंड आउट कर लेनी है। बहुत ही इजी है। एग्जांपल नंबर 7 अगर आपको समझ आ जाए तो वेल, अगर ना समझ आए थोड़ी तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। एक्सरसाइज आपने अभी नहीं करनी क्योंकि ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का काम चल रहा है। इसको मैं जल्दी जल्दी वाइंड अप करना चाह रही हूँ ताकि हम अपने कैलकुलस 2 के सिलेबस की तरफ मूव करें। इसलिए मैंने ये सारा करवाया कि ये अगर आपका रह जाता तो कैलकुलस 3 के अंदर आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आनी थी। 5.5 बेटा आप लोग इजीली कर सकते हैं, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रूल है। क्या है कि जब आपने इसको इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है, इंडेफिनिट इंटीग्रल को, तो हमें लगता है कि ये थोड़ा सा मुश्किल है। इसको सिंपल फॉर्म के लेके आते हैं, इसको कुछ ना कुछ वेरिएबल के इक्वल सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, जैसा कि हमने u के इक्वल इसको पुट कर दिया। पुट करके u को हमने 1 + x² लिखा, तो d जो आपका क्या आ जाएगा 2x dx। तो ये फंक्शन जो है टोटल आपका क्या बन जाता है u du। अब इसको इंटीग्रेट करना बेसिकली आपके लिए आसान हो जाता है। इंटीग्रेट करने के बाद आप दोबारा से अपनी वैल्यूज जो है वो इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा ये आप लोगों से। जी मैम हो जाएगा। जी मैम हो जाएगा। यहाँ आपका आपने ये एग्जांपल बहुत ही इजी है, ये आपने एफएससी के अंदर की होंगी, बार बार की होंगी। सिर्फ अपने इंटीग्रल के फार्मूले आपको याद होने चाहिए, आप उनको अप्लाई करेंगे, अपना इंटीग्रल जो है उसको इवैल्यूएट कर लेंगे। जैसा कि टेंज है तो फार्मूला याद होगा तो आप इजीली इसका इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं। स्क्वायर रूट का आपको इंटीग्रल फाइंड करने का पता हो कि उसकी पावर इंक्रीज कर दी जाती है। ये सिंपल से काम है, ये आपने कर लेने हैं। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। 5.5 तक आपने अपना सारा काम एक्सरसाइज के अलावा सिर्फ एग्जाम्पल का काम आप लोगों ने कंप्लीट कर लेना। ओके मैम। तो अभी टाइम है आपके पास, आप 5.4 है उसके एग्जाम्पल को अभी स्टडी कर सकते हैं, वो कर लें आप लोग। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग। जी मैम, ये हमारे फर्स्ट सिलेबस का सेमेस्टर का सिलेबस था, ये जो हम पढ़ रहे हैं 5th चैप्टर, ये मतलब सेकंड सेमेस्टर के जो सिलेबस होगा उसमें इंक्लूड नहीं होगा। हमने बस ये इसको पीछे पढ़ना होगा। मैं ऐसे इतनी खपाई से पढ़ा रही हूँ, ठीक है बेटा, इसलिए शामिल होगा कि मुझे पता था कि मैंने कैलकुलस 1 2 3 मैंने ही पढ़ानी है। अगर इंसान वैसे तो फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर सकता, लेकिन ये मुझे पता है कि मैंने ही पढ़ानी है। ठीक है, आने वाला टाइम आपको क्या सिचुएशन देता है, कोई मसला ना हो तो मैं ही पढ़ाऊंगी, मुझे पता है मैंने आपको कैसे लेके चलना है। ठीक है, तो फिर मैंने जो सेमेस्टर फर्स्ट में कवर करवाया वो मैंने फर्स्ट में पेपर दिया, जो सेकंड में करवा रही हूँ उसका मतलब नहीं है वो शामिल नहीं है, क्योंकि कुछ पॉइंट्स रह गए थे उनको मैं कवर कर रही हूँ सेकंड में, तो मैं सेकंड पेपर में ये आपको शामिल करूंगी सिलेबस के अंदर। ओके मैम जी, ओके मैम। मैम कैलकुलस 3 बीसी बुक में होगी, थर्ड सेमेस्टर में। ओके मैम।
थर्ड मैम जी मिड टर्म में हम जी मैम जी मिड टर्म में हम लोग कितने चैप्टर्स पढ़ेंगे? कितने चैप्टर पढ़ेंगे? पहले मैं थॉमस की बुक पढ़ाती थी, तो इसकी बुक में चैप्टर आगे पीछे है। मैं आपका सिलेबस देख के आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, मुझे याद करवा दीजिएगा। आपका जो सिलेबस है वो LMS यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का LMS पोर्टल सिस्टम जो है वहां पे अपलोड है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, ओके मैम।